हैं जिनमें विलन वाले भी गुण हैं, या विलन है जिनमें हीरो वाले गुण हैं, या यही उनकी खूबसूरती है? मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक। ज्ञान है वो आंखों से झलकता है। कोई ऐसा कथाव्यास नहीं होगा जो उनको न सुनता। रजनीश जी ने बुला लिया। छोड़ के क्यों आ गए? आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, या तो आप पक्ष में हो जाओ या विपक्ष में हो जाओ। ओशो एक ऐसी शख्सियत है सर जिसे कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल नापसंद करते हैं। कुछ के लिए वो हीरो हैं, कुछ के लिए विलन है। इससे पहले मैं स्पेसिफिक सवालों पर जाऊं, मैं कुछ जेनरिक सवाल मैंने रखे हैं शुरू के लिए, ताकि दर्शक थोड़ा ओशो को समझ सकें। क्या ओशो खास बनाता है? वो हीरो हैं जिनमें विलन वाले भी गुण हैं, या विलन है जिनमें हीरो वाले गुण हैं, या यही उनकी खूबसूरती है जो उन्हें औरों से अलग कर देती है और इसीलिए ओशो आज भी प्रासंगिक है? उनका सौंदर्य, उनकी महिमा, उनकी गरिमा इसी में है। यू कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू हिम। आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, या तो आप पक्ष में हो जाओ या विपक्ष में हो जाओ, या तो उनके दोस्त बनो या दुश्मन बनो। आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते, आपको एक पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि वो सारी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं। हर चीज़ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनको हजारों हजारों साल से अंधविश्वास किया गया है। उन सबको उन्होंने विवेक की अग्नि में निखारा, तपाया। तो निश्चित रूप से या तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे, या आप उनके भीतर का सत्य देख पाएंगे तो आप उनके पक्षधर हो जाएंगे, उनके प्रेमी हो जाएंगे। पर ये कैसा शख्स है जो अपने सवालों पर भी कई बार सवाल खड़ा कर देता है? वो नहीं चाहते कि हम उनके भी विचार से बंधें, इसलिए वो अपने विचार को भी हमसे छीन लेते हैं। वो कंट्राडिक्टरी बातें इसलिए कहते हैं। आज उन्होंने जो कहा है कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। यही एक जीवित व्यक्ति का लक्षण है। समझिए, आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है, अपने पूरे होशो हवास में, विवेक से मुझको जो ठीक लग रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक बात। लेकिन साल भर बाद हम जब मिलेंगे, क्या मैं वही बात कहूंगा दोबारा? अगर मैं वही कहूंगा तो इसका मतलब मेरा कोई विकास नहीं हुआ, मेरी बुद्धि का, मेरे विवेक की कोई उन्नति नहीं हुई। मैं वहीं के वहीं अटक गया, मैं मर गया 1 साल पहले, जहाँ था वहीं के वहीं अटका हूँ। नहीं, 1 साल में मैं जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरूंगा, और हो सकता है मुझे अपनी ही पुरानी बात में से कुछ ठीक ना लगे, और अब मेरे अंदर एक नई सोच पैदा हुई है। तो ओशो समय के साथ जैसे सरिता बहती जाती है प्रवाहमान, ऐसे ही ओशो एक प्रवाहमान सरिता की भांति हैं। वो कोई डबरा या तालाब नहीं है बंद, कि जहाँ थे वहीं वैसे ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से 58 साल की उम्र में वो 58,000 बार बदल गए। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जैसे जो ओशो को पढ़ते हैं वो तो उनके बारे में गहनता से जानते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, या जिन्हें सिर्फ उतना पता है जितना सोशल मीडिया पर कहीं झलक पाते हुए निकल गया, उनके जहन में ओशो की छवि एक सिर्फ सेक्स गुरु की है। नेटफ्लिक्स से फिल्में भी आई जिसमें भी मूलतः जो वायरल हुआ वो वही कंटेंट वायरल हुआ जिसको दिमाग में डाल दिया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्स को लेकर बड़ा ओपन था, आज़ादी दी, और उनको लेकर धारणा ये बनाई गई। अब ये जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए थी, प्रायोजित थी, या ये उनके जीवन शैली या उनकी बातों का एक बड़ा हिस्सा था, या जो शायद सबसे रोचक हिस्सा था? देखिए, जीवन तो बहुत बहुआयामी है, हजारों उसके पहलू हैं। निश्चित रूप से उसमें एक पहलू काम वासना भी है। और ओशो ने जब ध्यान सिखाया, ध्यान का मतलब होशपूर्ण होना, संवेदनशील होना, प्रेमपूर्ण होना, तो जीवन के सभी आयामों में तो उनकी ध्यान विधियाँ ऐसी नहीं है कि आपको बैठ के आंख बंद करके बैठ जाना है और किसी चीज़ पे एकाग्र करना है। जब आप चाय पी रहे हैं तो होशपूर्वक पीजिए, जब स्नान कर रहे हैं एक एक बूंद का स्पर्श शावर का मजा लीजिए पूरी संवेदनशीलता के साथ। जब पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलना ध्यान है, जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वह बातचीत ध्यान है। तो जीवन के सभी आयामों में होश, अवेयरनेस को जोड़ना है, साक्षी भाव को जोड़ना है। निश्चित रूप से सेक्स उसमें से एक हिस्सा होगा जीवन का। तो ओशो ने उसको स्वीकारा है, उसकी सहजता में, उसकी नैसर्गिकता में। अब इस बात को कोई एम्पलीफाई करके बताए तो ये उसकी मानसिकता को बताता है, उसकी मानसिकता में कहीं रुग्णता है। ओशो के पहले तक सेक्स का सदा से दमन किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, उसकी निंदा की गई है, उसको पाप बताया गया है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, होश खुल जाता है, सुबह नींद खुल जाती है, ठीक ऐसे ही सेक्स भी एक प्राकृतिक घटना है। पाप और पुण्य की परिभाषा में उसको क्यों मानना, उस पर लेवल क्यों लगाना? तो ओशो ने यहाँ पर सवाल उठाया कि वह गलत नहीं है, वह पाप नहीं है, लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ लिया कि जैसे वो सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक हजारों साल से जो अंधविश्वास चला आ रहा था, एक सामान्य जैविक घटना के प्रति, एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है, उसके प्रति जो निषेधात्मक रुख लोगों ने अपनाया था, ओशो ने उसको साफ किया और कहा कि इसके प्रति भी तुम होशपूर्ण हो जाओ, साक्षी हो जाओ। यह भी साधना का हिस्सा हो सकता है। ओशो की 650 किताबें हैं।
सबसे मोटी किताब गीता पर करीब उत्सु पर जो ताओपनिषद के प्रवचन माला है, बहुत लंबी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। संत कबीर पे बोले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा उपनिषदों पे बोले हैं। इसकी तो कहीं चर्चा नहीं करते मीडिया के लोग। सिर्फ एक किताब, सिर्फ उसको पकड़ लिया, और उसको भी किताब को नहीं पकड़ा है, सिर्फ टाइटल को। जो लोग ओशो की आलोचना निंदा करते हैं, उनमें से किसी ने वह किताब पढ़ी नहीं जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। भाई पहले पढ़ तो लो, फिर आप निंदा करना अगर उसमें निंदा योग्य कुछ है। मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वो पूरा टॉपिक मैंने रखा है, लेकिन ओशो की जो शिक्षा है सर, अगर मैं संपूर्ण शिक्षा की बात करूं तो वो पढ़ना पर्याप्त है या उसको अनुभव करना, जीना जरूरी है? पढ़ना प्रारंभिक कदम है, आरंभिक कदम है ना, लेकिन उससे वह ज्ञान नहीं मिलेगा जो ओशो हमें देना चाहते हैं। एक ज्ञान शब्द का हम 2 प्रकार से उपयोग करते हैं। एक जानकारी है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, और एक है विजडम, प्रज्ञा, विवेक, जो हमारी अंतरात्मा में उत्पन्न होता है, वह बाहर से नहीं आता। तो ओशो की बातें सुनकर, पढ़कर हम अपने पुराने अंधविश्वासों से, विचारिक प्रणालियों से, मान्यताओं से मुक्त हो जाएंगे, और तब हमारे भीतर वह सहज ज्ञान उत्पन्न होगा जो प्रकृति से, परमात्मा से हमें मिला है। तो ज्ञान शब्द के यहाँ 2 अर्थ हो गए। एक जानकारी वाली ज्ञान, उधार, जो दूसरों ने हमारे भीतर भरा है और हमने उसको पकड़ लिया है, उसको हम अपना समझने लगे। ओशो कह रहे हैं यह तुम्हारा नहीं है, तुमने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है, कहीं अनकॉन्शियसली अपने वातावरण से एब्जॉर्व कर लिया है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर से आएगा। तो ओशो हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में उनकी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कह सकते। अंग्रेजी का जो शब्द है ना शिक्षा के लिए, एजुकेशन, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को भीतर से बाहर लाना। जैसे कुएं से हम रस्सी डाल के बाल्टी में पानी खींचें, एजुकेशन का मतलब है खींचना बाहर। अभी हम जिसको शिक्षा कहते हैं वो है बाहर से भरना। जैसे किसी टंकी में हम पानी भरते हैं, तो ओशो वो पानी वाली टंकी के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा से झरना फूटे, वहाँ से जो आएगा वो वास्तविक ज्ञान होगा। तो ओशो की शिक्षा को हम साधारण शिक्षा जैसा नहीं कह सकते। वो हमको कुछ थोप नहीं रहे, हमें कुछ दे नहीं रहे, बल्कि वो हमारे भीतर से जो चट्टानें आ गई हों, जिनकी वजह से अवरोध पैदा हो गया, हमारे भीतर का झरना नहीं फूट रहा है, वो उन चट्टानों को हटा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट एजुकेशन इन ऑर्डिनरी सेंस, है ना, उससे ठीक विपरीत है। वो हमारी चट्टानों को हटा रहे हैं ताकि हमारे भीतर जो झरना का पानी भरा पड़ा है वो बह सके। तो ओशो की शिक्षा ऐसी है। सुंदर। मैं क्योंकि कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को समझना है तो वहां समझो जहां से उसकी शुरुआत हुई है। जी। अब आपने जो बताया, ये ओशो को उनके जीवन विचार को आपने कोशिश की समराइज करने की, लेकिन मैं उस पहले बीज को पकड़ता हूं। कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में वो स्थान जहां पर उनका जन्म हुआ। जी। अब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आमतौर पर सर यहाँ लोग पैदा होते हैं तो उनको नौकरी चाकरी चाहिए होता है, एक जीवन चाहिए होता है जहाँ पर आसानी से परिवार सा रह सके। मुझे ये जानना है कि एक बच्चा ओशो कैसे बन गया? क्या ऐसा हुआ कि वो सवाल करने लगा? क्योंकि ये साधारण नहीं है, जो सवाल पूछे गए वो साधारण नहीं थे। हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा में हर चीज से प्रश्न करना, वो विद्रोही भावना होना, हर चीज पे सवाल कर देंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने सवालों पर फिर सवाल कर देंगे। ये आपके परिवार में पहले नहीं हुआ होगा। ओशो जी से शुरुआत हुई, शायद यही वजह रही कि उनके माता पिता भी उनके शिष्य बन गए। ये भी अपने आप में रोचक है। तो ये कहां से, आप जब उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, कैसे ओशो बनने की शुरुआत हुई? देखिए, अगर हम ट्रेस आउट करें पीछे, तो एक तो इस जन्म की कहानी होती है, उस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। लेकिन एक्चुअली जो आत्मा है उसका तो जन्म जन्म की कहानी है पीछे, है ना। ओशो ने अपने पिछले 4 जन्मों की चर्चा की है। कुछ ग्लिम्सेस जो उनको दिखी उनको उन्होंने बताया है, और उन्होंने बताया कि मैं जितना भी पीछे देखता हूँ, मैं हमेशा ही अपने आप को भगवा रंग के वस्त्रों में देखता हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ, सत्य का खोजी हूँ सदा से। तो अब हम वहाँ से अगर ट्रेस आउट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस जन्म में वो अचानक ऐसे कैसे हो गए। अचानक कुछ नहीं होता, सब चीज़ें पीछे से चली आती हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक भी इस बात से राजी हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र से ही संगीतकार हो जाता है। सुरताल की उसकी गहरी पकड़, कभी बेसुरा नहीं होता, कभी बेताल नहीं होता। ये कहाँ से आया? इस जन्म के माता पिता ने या माहौल ने तो उसको नहीं सिखाया था। अभी इतनी छोटी उम्र में कहाँ से उसको ये कला आ गई? पिछले जन्मों से कुछ लेके आया है, जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। तो ओशो के अंदर वो जो विद्रोही आत्मा है, रेबेलियस स्पिरिट, वो इस जन्म की अकेली नहीं है, पिछले कई जन्मों का उसमें योगदान है। उनके चिंतन मनन, सोच विचार, तर्क क्षमता, ये जन्मों जन्म